नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2022 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज उन प्रश्नों के श्रृंखला के बारे में जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क देने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये देखने में छोटे प्रश्न होते हैं, वन लिनियर होते हैं, वट ये सबसे कारगर होते हैं परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप बिल्कुल 100% फोकस कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में छोटे जो प्रश्न होते हैं वो अच्छे अंक दे करके जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यदि आपको बता दें कि जो भी दूर दराज से मेरे भाई बहन जुड़ते हैं या जो भी कहीं भी किसी भी बच्चे को जो कोरोना वायरस से संबंधित आप तैयारी न कर सका है, असमर्थ रहा है अपनी तैयारी में, उन सबको शेयर करने का काम कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, बिल्कुल वायु के सापेक्ष समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी द्रव का क्रांतिक कोण कितना है? तो क्रांतिक कोण जो है वो कितना है? तो 30 डिग्री है। कह रहा है कि उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, अब देखिए क्या चीजें हैं, आपको दिया क्या है? तो आपको दिया है क्रांतिक कोण, कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। बिल्कुल समझ में आ रहा है। और क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है अपवर्तनांक। क्या पूछा जा रहा है? अपवर्तनांक। बिल्कुल, दो चीजें, क्रांतिक कोण जब दिया हो तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। देखिए यहां पर द्रव का अपवर्तनांक, बिल्कुल यहां पर दिया है, प्रश्न का जो हल करने का बिल्कुल सटीक सूत्र है वो दिया गया है। कहा जा रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक क्या होता है? 1/sin c। बिल्कुल ये सूत्र होता है, द्रव का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। कब? जब क्रांतिक कोण दिया हो तब। बिल्कुल, तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 1 है तो 1 ही रहेगा, और यहां पर देख पा रहे हैं साइन है तो साइन ही रहेगा। c का मान कितना हो जाएगा? तो c का मान हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ऊपर दे चुका है c का मान। अब यहां पर देख पा रहे हैं 1 है तो 1 ही रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? साइन कितना? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि बटे में ये क्या है? बटे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए यहां पर आंसर जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल समझ में आ रहा है। उम्मीद, आशा, विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2020 एनएम सेट में। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलतू फालतू प्रश्नों को हम बहुत कम लेते हैं, वैसे ही प्रश्नों को लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हों। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 2 है, और इसमें क्या है? तो देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कह रहा है कि फोकस दूरी में, कह रहा है कि संबंध लिखिए। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक बात, वक्रता त्रिज्या समझ रहे ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 साल लगातार पूछा गया है, और किसमें? फोकस दूरी में। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से। किससे? स्मॉल f से। तो बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या संबंध होता है, यानी रिलेशन पूछ रहा है, इसमें क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो 2 गुणे फोकस दूरी। बिल्कुल क्या होता है? 2 गुणे फोकस दूरी। यानी कहने का मतलब F = होता है सूत्र, F = r/, कितना होता है? 2। समझ में आ रहा है बात? या इसी को अगर इधर कर दिया जाए तो ये 2 को लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2F = कितना हो जाएगा? r, या r = 2F। समझ रहे ना? तो देख रहे हैं वही बात है, r = कितना? 2F, r = 2F। तो यानी F = r/2 आप याद रखेंगे, F = r/2, या वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाए 2 गुणे फोकस दूरी। कंप्लीट। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं और बहुत ही कम समय में एकदम तैयारी हो जाएगा और बिल्कुल बहकेगा नहीं, बोर्ड में अच्छा मार्क आपको दे करके जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है अपने चेहरे को सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, कह रहा है किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग कीजिएगा। बस आपसे ये पूछ रहा है कि मान लीजिए अपने चेहरे को देखना होगा, तो बड़ा देखना होगा, तो आप किस प्रकार के दर्पण का यूज करेंगे? समझ रहे ना? तो देखिए यहां पर दिया जाए अवतल दर्पण, आंसर इसका क्या होगा? अवतल दर्पण। समझ रहे ना? देखिए अवतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वह क्या होता है? अवतल दर्पण इस तरह से कुछ बनता है। समझ रहे ना? इस तरह से छायांकित एक कलई होता है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है? बड़ा बनता है। समझ रहे ना? कैसा बनता है? बड़ा बनता है, और साथ साथ वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। बिल्कुल। और उसके बाद से जो
आभासी बनता है प्रतिबिंब, वो किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण में। तो आप बिल्कुल ये समझ जाइएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप बिल्कुल ये बताइएगा, बड़ा देखना हो तो अवतल दर्पण, बड़ा देखना हो तो अवतल दर्पण, और छोटा किस में दिखाई देता है, उत्तल दर्पण में। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, हाइड्रिक क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर दे रहा है कि किस प्रकार के दर्पण में से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। बस तो गया, अभी तो बात कर रहे थे आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण से बनते हैं, बात को ये समझाना है। तो देखिए, समतल दर्पण जो होता है ना, उससे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, बिल्कुल ये बात क्लियर है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण। अभी बात कर रहे थे ना कि अवतल दर्पण से क्या बनते हैं, तो वास्तविक बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण से कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, यानी ये 2 यहाँ पर दर्पण है, एक समतल दर्पण और एक कौन सा, उत्तल दर्पण। तो इससे दोनों से प्रतिबिंब जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। तो बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है आज का, कह रहा है कि दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। लीजिए, दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और इसको इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर होता है ध्रुव, ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर होता है मुख्य फोकस, और यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, C, वक्रता केंद्र। समझ रहे ना? तो अब यहाँ पर समझिए बात को क्लियरली। कह रहा है कि दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि यही मुख्य अक्ष है, यही मुख्य अक्ष है। ये सीधी जो रेखा है वही क्या है, मुख्य अक्ष है। बिल्कुल समझ रहे ना, यही मुख्य अक्ष है। तो कहा जाएगा दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, ये गुजर कहाँ से रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा कलर बदल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर समझिए, ये यहाँ से जा रहा है ना सीधा सीधा, ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर जा रहा है वक्रता केंद्र, तो यही वक्रता केंद्र C है, और F ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, P क्या है, ध्रुव है। तो कहने का मतलब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ रहे ना, प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, कंप्लीट हो गया। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस से संबंधित क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष से क्या तात्पर्य है। लेंस के मुख्य अक्ष से क्या तात्पर्य है। चलिए, तो लेंस कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ध्यान से, लेंस इस तरह से बनता है। इसको द्विउत्तल लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस कहते हैं, और इसको कहते हैं हम क्या, तो यहाँ पर कहते हैं द्विअवतल या अवतल लेंस कहते हैं। समझ रहे ना। अब चलिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष से क्या तात्पर्य है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या बताएंगे, लेंस के गोलाकार पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली अनंत लंबाई की रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझिए, मुख्य अक्ष की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब इस तरह से होती है ना। तो यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है ऑप्टिकल सेंटर, और यानी यहाँ पर क्या होता है, तो ये देख पा रहे हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर से जो होकर के जाती है प्रकाश की किरणें, और यहाँ पर कह रहा है कि गोलाकार पृष्ठ के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। समझ रहे ना, यानी वक्रता केंद्र मान लीजिए कि 2 है, तो 2 है तो एक का C1 होगा और एक का क्या होगा, C2 होगा। तो कहने का मतलब इन दोनों को मिलाती हुई अगर जो बढ़ रही है रेखा, उसी को हम बोल देते हैं क्या, तो सीधी बात कह देते हैं क्या, उसको हम अवतल लेंस या उत्तल लेंस के क्या, तो मुख्य अक्ष। चलिए, इस तरह से बता लेंगे हम। अगले नंबर प्रश्न की बात की जाए तो अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप का, जो कि बहुत ही सस्ता है, आसान है। ठीक है, कह रहा है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना मीटर है, 4 मीटर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 4 मीटर क्या है, फोकस दूरी। अब का मान कितना है, तो यहाँ पर दे रहा है 4 मीटर। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, अवतल लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, यही पूछा जा रहा है आपसे। समझ रहे ना। तो चलिए, 2 चीज पता चल गया। तो यहाँ सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, P = 1/f। लेकिन यहाँ पर मीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 100 से यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो अब 100 से गुणा कर दिए हैं, तो बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे अब का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 400। अब इससे इसमें भाग देंगे तो बताइए, 2 0 से 2 0 घाई हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे इतना में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। कुल मिला जुला के मुख्य रूप से, मुख्य तौर पर इसका सूत्र क्या होता है, तो P = लेंस की क्षमता = 1/क्या होता है, F। यानी जो फोकस यहाँ पर
लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पेज की तरफ बात करते हैं। तो अगला नंबर पेज पर क्वेश्चन आपका 8 है और ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल कह रहा है मात्रक 1 डायोप्टर को एसआई मात्रक में व्यक्त कीजिए। देखिए ये बात कह रहा है कि इसका एसआई मात्रक क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा एक डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। 1 मीटर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी मीटर पर माइनस के 1 घात हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको भी आप तैयार रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी मीटर पर माइनस के 1 घात हो जाएगा। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं ना, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, समझ रहे ना, किरणों के विखराव के कारण ऐसा होता है प्रकीर्णन, समझ रहे ना। तो बिल्कुल आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि एक लेंस से होकर सूर्य का प्रकाश एक कागज पर डालने से कागज जल जाता है, लेंस किस प्रकार का है, तो ये उत्तल लेंस है, क्योंकि ये क्या करता है, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे वहां पर ताप बढ़ जाता है, ऊष्मा का मान बढ़ जाता है और कागज जल जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली ये भी आ गया आपको। अगला नंबर यहाँ पर, यदि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बिंदु आकार की वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। बात समझिए, अवतल लेंस है और कह रहा है कि मुख्य फोकस पर एफ पर कह रहा है कि यहाँ पर बिंदु आकार की वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमेशा कहाँ बनेगा, तो यहाँ बात करें हम तो वस्तु तथा लेंस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु तथा लेंस के बीच में। तो क्लियरली इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जहाँ पर दे रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता है। कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि क्या इस प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल अपवर्तन होता है जी, बिल्कुल क्या लिखाएंगे, अपवर्तन होता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता है। स्पष्ट कीजिए कि क्या प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर दे रहा है आपका न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिया है कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध लिखिए, समझ रहे ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के लिए भी लेंस के लिए भी, दोनों की बात कह रहा है। दर्पण का सूत्र लिखिए और प्रत्येक संकेत का अर्थ बताइए। तो गोलीय दर्पण यू भी एफ में निम्न संबंध हो का सूत्र होते हैं, इसको बताएंगे। तो क्या होते हैं, तो 1/f = 1/v प्लस 1/u, समझ रहे ना, यानी 1/, क्या होता है, f = 1/v प्लस 1/ क्या होता है, u, समझ रहे हैं। ये क्या होता है, तो ये लेंस के लिए, दर्पण के लिए सूत्र होते हैं। और इसी को ठीक अगर मान लीजिए कि हम इसको क्या कर दें, यहाँ पर माइनस बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, लेंस के लिए हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो दोनों के लिए कंप्लीट तैयार हो गया आपका। तो यही तो चीज़ लिखा गया है यहाँ पर, बिल्कुल देख पा रहे हैं ना। अब कहेंगे यू क्या है, तो यू दर्पण से वस्तु की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या है, फोकस दूरी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका 14वां नंबर है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण या तो उत्तल या तो अवतल। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आंसर, अवतल और क्या उत्तल, कंप्लीट। तो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। फिर यहाँ पर एक कह रहा है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। ठीक है, कह रहा है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो कह रहा है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती हैं, अनंत होती हैं। बिल्कुल, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी क्या होती है, फोकस दूरी, दोनों क्या होती हैं, अनंत होती हैं। बिल्कुल। अगला नंबर प्रश्न आते हैं, बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। एक अवतल दर्पण को यदि पानी में रख दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा। कोई अवतल दर्पण है, उसको पानी में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो कोई परिवर्तित, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन होगा भाई, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी में रखेंगे तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ रहे ना, रख के चेक भी कर लीजिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर कह रहा है यहाँ पर कि यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा व आभासी बनता है, देखिए छोटा बनता है, आभासी बनता है, तो बताइए दर्पण कैसा होगा। तो बिल्कुल आप जान रहे हैं क्या, दर्पण कैसा होगा,
उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। समझ रहे ना, क्योंकि छोटा बनता है आभासी बनता है किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं, बताइए किस प्रकार का कैसा होगा। तो ये तो बिल्कुल अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये उत्तल ना होकर के क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली ये 100% हमने इसको प्रयास किया कि आपको समझाएं, और बिल्कुल आप उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अगर ये समझ में आपको आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो आपके पास सीधा जा पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।